Good morning, student. Standard 12th. Subject BA. Chapter number 3. Lecture number 38. ओके, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, जो कि हमारा स्टैंडर्ड 12th के लिए है। सब्जेक्ट BA, चैप्टर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 38 है। ओके, अब ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे चैप्टर ही पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकते हैं, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही होगा, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में क्या दिया हुआ है। प्लानिंग इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आपको पता है कि ये माइंडेड, बहुत ही थिंकिंग करने के बाद ही एक डिसीजन ले सकते हैं हम प्लानिंग करने के लिए, तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट बोला है प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन सब्सिडरी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। जो मेन प्लान होता है हमारा, जो प्लानिंग होती है वो किसके ऊपर बेस करता है, तो हमारा जो सब्सिडरी प्लान होता है, यानी जो उसके ऑब्जेक्ट में आप यूज़ कर सके हो, जो ऑप्शनल प्लान हमारा होता है, और जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके बाद देख लेते हैं विच आर नॉन एज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन के आ रहा है, प्लानिंग इज अ बेस्ड ऑन सब्सिडरी प्लान एंड प्रोग्राम विच इज़ नॉन एज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग सब्सिडरी प्लान एंड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, या फिर आप उसको जो उसके ऊपर बेस करता है, उसको आप कहते हो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर अ बजट फॉर अ बिजनेस यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल बजट आर प्रिपेयर्ड। ओके, अब देखते हो आपकी जब मेन बजट हम प्रिपेयर करने जाते हैं तो उससे पहले ना हम अलग अलग सेक्शन के बजट प्रिपेयर करते हैं, जिसको आप डिपार्टमेंटल बजट कहते हो। यानी जो मिडिल लेवल जो हमारा डिपार्टमेंट है, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में बताया था, उसमें आपने देखा डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंटल हेड्स क्या करते हैं कि अपने अपने, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट के वो लोग अलग अलग बजट प्रिपेयर करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो बजट प्रिपेयर करेगी उसको आप कहोगे सब्सिडरी। सब्सिडरी बजट कह सकते हैं। ओके, प्रिपेयर after having discussion regarding it, a master budget for the entire business is prepared। उसके बाद क्या होता है कि हम एक मास्टर बजट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स के बनाए बजट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, और फिर हम अपना जो मेन बजट जिसको कहते हैं या फिर मास्टर बजट कहते हैं उसे प्रिपेयर कहते हो, जो कि मेन प्लान से रिलेट करता है। तो यहाँ पे मेन प्लान क्या हुआ हमारा, मेन प्लान हुआ हमारा मास्टर बजट। ओके, क्या हुआ, मास्टर बजट। और हमारा जो सब्सिडरी प्लान हुआ वो क्या हुआ, जो सब्सिडरी प्लान है वो हमारा क्या हुआ, तो ये जो डिपार्टमेंटल बजट, क्या डी फॉर डिपार्टमेंटल एंड बी फॉर बजट। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है जो एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है, उसमें जो फर्स्ट है हमारा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आपको फिक्स रखने हैं, इसमें चेंज नहीं करना है। द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू डिटरमाइन और फुलफिल ऑब्जेक्टिव। द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस, सारे बिजनेस का पर्पस क्या होता है, तो डिटरमाइन एंड फुलफिल ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइन करना और फुलफिल करना किसे, तो ऑब्जेक्टिव। वाइल determining objectives, all factors affecting business are considered। ओके, अब while ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए वहाँ पे जो बिजनेस के जितने भी फैक्टर्स है जो कि बिजनेस को असर कर सकता है उसको हम ध्यान में लेते हैं। जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड कोई प्लान डिस्कस करते हो या बनाते हो तो हम क्या ध्यान में रखते हैं कि बिजनेस को कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग, उन चीज़ों को हम ध्यान में लेते। कंसीडर करने का मतलब क्या होता है, उसको ध्यान में लेना, नोटिस करना उन चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्रोग्मेटिक, इट शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस। प्रोग्मेटिक होना चाहिए, मतलब कि रियलिटी से जुड़ा होना चाहिए,
ठीक है, प्रॉग्मेटिक होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना गलत होता है। ऑब्जेक्टिव आपकी ऐसी होनी चाहिए कि चलो 80-90 के अप्रोक्सीमेटली आप सक्सेस के चांसेस रखो। ऐसा नहीं कि 200% तो चांसेस है कि सक्सेस हो ही जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, 100 के सामने अगर हम 200% चांसेस रखते हैं सक्सेस होने का, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर एम्बिशियस हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंक करना, तो वो हमें यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, तो एक बार आप ही देख लो, आप यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली कि वो प्रॉग्मेटिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं वो है स्ट्रेटेजी, यानी कौन से मेथड आप अडॉप्ट करते हो या क्या प्लान डिस्कस करते हो। जो स्ट्रेटेजी बनाते ना कि मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूँगा, तो वो किस तरह के आप बनाओगे कि आपके ऑब्जेक्टिव के रास्ते की जो डिफ़िकल्टीज है उसको आप कम कर सको। कंट्रीवेंस यूज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज नॉन एन स्ट्रेटेजी। ओके, स्ट्रेटेजी क्या है, तो कंट्रीवेंस यूज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। कंट्रीवेंस और वो प्लान जो कि आप अपने बिजनेस प्री डिसाइडेड बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी। यानी जो आप रास्ता यूज़ करते हो, जो वे अपनाते हो ना अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उसी को आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट देखते हैं, इट मेक द बिजनेस यूनिट कैपेबल इनफ टू फेस द कंपटीशन और टू सर्वाइव अगेंस्ट द अदर फैक्टर्स। अब जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो हमारे लिए किस तरह से हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट मेक बिजनेस कैपेबल। ये बिजनेस को इतना ज़्यादा कैपेबल बना देता है हमारा जो स्ट्रेटेजी होता है, लेकिन ना प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी तरह के स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लेने से सक्सेस नहीं मिलते, यह हमारा बिजनेस कैपेबल नहीं बनता है। बिजनेस को कैपेबल बनाने के लिए जो स्ट्रेटेजी आप डिसाइड करते हो, जिससे हमारा बिजनेस इतना कैपेबल बन जाता है कि वो किसी भी तरह के कंपटीशन को फेस कर सकता है। आज मार्केट में बिजनेस चलाना किस लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो वो होता है कंपटीशन की वजह से, एंड और टू सर्वाइव अगेंस्ट द अदर फैक्टर्स। या बिजनेस को जो भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उन सब में भी वो अपने आप को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। लेकिन कब सर्वाइव कर सकता है, तो जब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, प्रॉपर ढंग से बनाई गई होगी। नेक्स्ट है, स्ट्रेटेजी इज यूज्ड इन अ फील्ड लाइक आर्मी एंड स्पोर्ट्स। अब हम कहेंगे कि स्ट्रेटेजी तो हम कहाँ अपनाते हैं, तो जनरली स्ट्रेटेजी कहाँ यूज़ करते हो आप, तो आर्मी के अंदर एंड स्पोर्ट्स के अंदर। आप देखते हो ना, यूनियन बनती है, ग्रुप होता है, जहाँ पे भी ग्रुप में काम करने की जो काम किया जाता है ना, वहाँ पे ना ये चीज़ें जनरली देखने को मिलती है। स्ट्रेटेजी वहाँ पे अपनाते हैं। जैसे हम जनरली क्रिकेट में देखते हैं कि जैसे फील्डिंग करने जाते हैं, तो पूरी देखते हो आप, पूरी टीम है ना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर कुछ डिस्कस करते हैं। वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। तो ये फील्ड एंड स्पोर्ट्स की बात की गई कि आर्मी एंड स्पोर्ट्स में जनरली देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटेजी शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। अब स्ट्रेटेजी कब सक्सेसफुल होगा आपकी बनाई हुई, जब उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, यानी छुपा के रखोगे, किससे, अपने कॉम्पिटिटर से, यानी जो आपके दुश्मन है, जो आपके राइवल्स है, उससे अगर अपने स्ट्रेटेजी को छुपा के रखोगे, सीक्रेट रखोगे, तो ही जाके इसके सक्सेस के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एन आइडियल स्ट्रेटेजी गिव एन आइडियल स्ट्रेटेजी गिव गारंटी ऑफ सक्सेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। एक आइडियल स्ट्रेटेजी वही होता है जो कि बिजनेस के सक्सेस की गारंटी देता हो। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिसी। डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी का डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी किस लिए डिसाइड होता है, तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ठीक है, दिस इज नॉन एज पॉलिसी। तो पॉलिसी की डेफिनेशन भी यहाँ पे आ चुकी है, आप देख पा रहे हो। डिसीजन एंड स्ट्रेटेजी आर डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉन एज पॉलिसी। तो पॉलिसी किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिसी, गिव द डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी। इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं आपको नोटबुक के अंदर।
मुझे पता है डाइजेस्ट आप खरीदोगे उसमें सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बुक में अच्छे से ध्यान देते हो तो। नेक्स्ट बनता है पॉलिसी क्रिएट डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बिजनेस यूनिट। पॉलिसी जो है ना वो हमारे बिजनेस की ना एक इमेज क्रिएट करती है कि हम ये देख सके कि आने वाले फ्यूचर में इसका कंडीशन किस तरह का हो सकता है। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ इफ़िशियंसी एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ अ बिजनेस यूनिट। एफिशिएंसी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, ओके। एक आइडिया देता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वर्किंग स्टाइल बिजनेस का क्या रहना चाहिए या क्या आपने अपनाया है या अडोप्ट किया हुआ है। लाइक एन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी शुड बी प्रोग्मेटिक एंड रियल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरह हमारी पॉलिसी भी कैसे होनी चाहिए, प्रोग्मेटिक यानी रियलिटी से कनेक्टेड होना चाहिए। और क्या प्रोग्मेटिक एंड रियल वैसे ना सिनोनिम्स में यूज़ किए जाते हैं, पर यहाँ पे दोनों को अलग कर दिया है। पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जैसे कि आप एक पॉलिसी डिसाइड करो जिसमें हम ये डिसाइड करें कि गुड्स को किस बेस पे बेचना है, तो क्रेडिट बेस पे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, पॉलिसी कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। ओके, सॉरी, ओके, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा मेथड एंड प्रोसीजर। ओके, मेथड एंड प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार। मेथड और प्रोसीजर में क्या दिया गया है। मेथड इज एन अरेंजमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस प्रोग्राम। मेथड क्या है, तो एक तरह का व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, अरेंजमेंट है, किसके लिए, तो बिजनेस प्रोग्राम को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजी डिपिक्ट द अरेंजमेंट ऑफ फेसिंग कॉम्पिटिशन। स्ट्रेटेजी क्या करता है कि अरेंजमेंट में जो कंपटीशन आप फेस कर रहे हो उसको डिपिक्ट करता है, यानी कैलकुलेट करता है, आपके सामने शो करता है। पॉलिसी गिव इन्फॉर्मेशन टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है, तो ऑब्जेक्टिव को किस तरह से पूरा किया जाए। वाइल मेथड रिफर टू वेस्ट वे टू अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जबकि पॉलिसी आपको क्या बताता है, तो पॉलिसी आपको बताता है कि किस तरह से वेस्ट वे यानी सबसे अच्छा से अच्छा तरीका अपना के आप अपने प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हो। वेस्ट वे मतलब सबसे बोलते हैं ना किफ़ायती, बहुत ही चीप पर बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको वे सेलेक्ट करना है जो कि आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में आपके हेल्प करें। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस यूनिट ट्राई टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल सेल ऑन द बेसिस ऑफ फिगर अवेलेबल ऑफ क्वार्टरली सेल। जैसे कि कोई भी एक बिजनेस एनुअल सेल का कैलकुलेशन करना चाहता है कि बिजनेस एनुअल सेल कितना कर सकता है, मीन्स कि एनुअली आप कितना ज़्यादा टारगेट अचीव कर सकते हो। तो उस टारगेट को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा क्वार्टरली सेल है मतलब कि हर 3 मंथ में आप कितना सेल कर पा रहे हो, वो जानने के बाद हम आसानी से हमारे आने वाले 12 महीने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स टू रेज द चांस ऑफ सक्सेस। और इससे क्या होगा कि आपका सक्सेस का जो चांसेस है, जो सफलता का जो वे है, वो जल्द से जल्द डिसाइड हो जाएगा और जो आपका जो सफलता का जो चांसेस भी है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट मैथड रिफर टू वेस्ट वे परफॉर्मिंग टास्क। इसका मतलब शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो मेथड क्या करता है या मेथड क्या बताता है, तो कौन से अच्छे रास्ते से अपने टास्क को परफॉर्म करना, यानी आपने जो काम करने के लिए डिसीजन लिया है उसको किस तरह से आप अच्छे से अच्छे ढंग से पूरा कर सको। तो यहाँ पे आपको याद रखना मेथड या प्रोसीजर पूछे तो दोनों सेम है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पूछ ले गिव द मीनिंग ऑफ मेथड और गिव द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर, तो दोनों में से आपको सेम ही आंसर लिखना है। और मेरा मानो तो ये लास्ट वाला मेथड्स रिफर टू अ बेस्ट वे टू परफॉर्मिंग टास्क। ओके, नेक्स्ट देख लेते क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर हमारा 5 दिया है रूल्स। रूल्स आर नेसेसरी टू अकॉम्प्लिश द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। रूल्स हमें क्या बताता है, तो हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देता है फंक्शन को प्लान करने के लिए। रूल्स डिसाइड द प्रोसीजर एंड गिव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। रूल्स क्या करता है, रूल्स डिसाइड द प्रोसीजर, रूल्स प्रोसीजर डिसाइड करता है एंड एक
क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने शो करता है कि बिजनेस में किस तरह की आपको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या किस तरह की एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। इट इंश्योर डिसिप्लिन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? तो रूल्स आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है या जनरली बिजनेस बनाती है। नेक्स्ट आता है रूल्स मेक अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सुपरविजन इजीली। अगर रूल्स बनाए होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली पूरी भी कर पाएंगे और लोगों के बीच में जो सुपरविजन करना है, यानी अगर आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे उनको देखना, सुपरवाइज करना, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो वहाँ पे सुपरविजन के साथ साथ आप गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर सकते हो? गाइडेंस। ओके। यूज ऑफ मोबाइल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज प्रोहिबिटेड, नो स्मोकिंग एट अ वर्क प्लेस। जैसे कि ये क्या हुआ, ये दोनों रूल्स हुए कि वर्किंग आवर्स के दौरान आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते और जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो ये दोनों रूल्स है। अगर इस तरह के रूल्स सारे एम्प्लॉयज़ को पता होगा तो जनरली इन चीज़ों को वो लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और उस दौरान अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करता भी है तो उनको सुपरवाइज करना ईजी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा बजट। बजट इज़ द यूज़ ऑफ अ टूल ऑफ कंट्रोल अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक तरह का क्या है, कंट्रोल है, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में किस तरह का एक्सपेंसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो नहीं कर रहे हैं, या फिर हमने जो टारगेट में डिसाइड किया था क्या उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। ये चीज़ें आप बजट के दौरान जान सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ बजट आर प्रिपेयर लाइक। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिव द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ बजट। ओके, तो टाइप्स ऑफ बजट में पहला क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट एंड कैश बजट। ये जनरली 1 मार्क में पूछे जाते हैं। गिव द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ बजट, तो याद रखना है कौन सा पहला आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लास्ट वन है कैश बजट। बजट कीप कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटी। बजट अगर बनाया होगा ना तो वो पूरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल रख सकती है, क्योंकि बजट में हमें बताया गया होता है। जनरली एक हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि इस एक्टिविटी को करने में हमारा इतना कॉस्ट जा सकता है, इतना एक्सपेंस हो सकते हैं। अगर उससे ओवर जा रहा है या लेस में जा रहा है तो उसके बीच में क्या डिफ़िकल्टी बिजनेस फेस कर रही है ये हम आसानी से जान सकते हैं। एंड मेक मैनेजमेंट एफिशिएंट वन, और इस तरह से क्या होगा कि आप मैनेजमेंट बहुत ही ईजिली कर पाओगे। लास्ट वन आता है हमारा पॉइंट नंबर 7, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ बिजनेस यूनिट। प्रोग्राम क्या करता है, तो एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस को, ताकि कोई भी काम रिपीट ना हो और कोई भी काम बाकी ना रह जाए, सारे काम ऑर्डर में कंप्लीट हो। इफ़ वर्क इज़ डन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, प्रॉब्लम इज़ नॉट अराइजेज अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर प्रोग्राम डिसाइडेड है और जो प्रोग्राम आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है और किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज आपको फेस नहीं करनी पड़ सकती। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली सी द वर्क कैरिड अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का काम सिर्फ इतना नहीं है कि प्रोग्राम के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं ये देखना, बट ऑल्सो टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड। प्रोग्राम सेट किया है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम ही नहीं होना चाहिए। जो आपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का सोचा है वो स्टैंडर्ड भी प्रोग्राम के साथ साथ मेंटेन होना चाहिए, ये भी देखना ज़रूरी होता है। एंड लास्ट लाइन दिया है, अलॉन्ग विद दिस टू टेक करेक्टिव स्टेप्स इफ़ एनी डेविएशन इज़ फाइंड। अगर आपको डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, अगर आपके डिसाइडेड टारगेट के बीच में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रही है, किसी भी तरह का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, याद रखना है क्या मतलब होता है इसका, डिफरेंस। यानी जो भी टारगेट डिसाइडेड है क्या आपका टारगेट उस वे में पूरा हो रहा है या नहीं, क्या उसमें कोई अंतर देखने को मिल रहा है, तो उसको आप आसानी से फाउंड करके उसे हटा सकते हो। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर होता है ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।